नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी जीडी 2024 फिजिकल एंड मेडिकल के एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं। और ये भी आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि आपका जो मेडिकल है, फिजिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, री मेडिकल है, वो सभी चीज़ें एक साथ ही कंडक्ट करवाई जाएंगी। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वहाँ पर आपको अपने साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो कैरी करने होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका जो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो किया जाएगा। अब वहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, किन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपडेट करवाना है, किन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी जो डिटेल्स है वो सेम होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है और आपका जो फिजिकल है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जाने हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लेकर जाना है अपना एडमिट कार्ड। ठीक है, जो एडमिट कार्ड आपका आएगा वो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। अब एडमिट कार्ड जो लेकर जाना है उसकी कितनी क्या लेकर जानी है, उसकी 2 कॉपी आपको लेकर जानी है। ठीक है ना, यानी कि एडमिट कार्ड की 2 कॉपी। अब सेकंड नंबर का जो डॉक्यूमेंट आपका है वो है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ यानी कि आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कि आप भाई वही आदमी है जो एग्जाम में बैठे थे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आते हैं, एक आता है आपका आधार कार्ड। ठीक है, एक आपका आ गया आधार कार्ड, सेकंड आपका आ गया है पैन कार्ड। ठीक है, थर्ड आपका आ गया है यहाँ पर वोटर कार्ड, वोटर कार्ड हो गया। एंड फोर्थ आपका यहाँ पर हो जाता है ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। एंड अगर नेक्स्ट आप अगर लेना चाहो तो अगर किसी कोई लेकर जाए तो पासपोर्ट जो है उसको भी एक आईडी प्रूफ के अंदर ही लेते हैं। आप पासपोर्ट भी यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। अगर आपके पास बेसिकली जितने भी कैंडिडेट्स हैं, होप उनके पास पासपोर्ट नहीं होगा, लेकिन ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं ये तो हर किसी कैंडिडेट्स के पास मिलेंगे। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लेकर जा सकते हो। बाकी आप यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर कैरी करना, चाहे तो आइदर ये 2 ले जाना, चाहे फिर आइदर ये 2 ले जाओ, या फिर आप ये 2 ले जाना, या फिर आप ये वाला और ये ले जाओ, ये और ये ले जाओ। इसमें मैं आपको 2 ले जाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन केस कई बार क्या होता है कि आप एग्ज़ाम्स वगैरह देने जाते हो। जैसे कि एक लड़का था, वो एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम देने गया, तो उसके आधार कार्ड के अंदर क्या हुआ, उसने कहीं बाहर से प्रिंट करवाया। अब उसका जो नाम था ना वो 2 जगह लिखा हुआ था, यानी एक तो नाम ऊपर लिखा हुआ था, उसके नीचे सेम नाम प्रिंट हो गया। तो उन्होंने वहाँ पर एग्जाम सेंटर के ऊपर क्या किया, रिजेक्ट कर दिया कि हम 2 बार नाम लिखा हुआ है, हम इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो अब वहाँ पर उसके पास आईडी एक और थी, उसका पैन कार्ड था, तो उसने तुरंत वो लगा दिया, तो उसका जो है काम वहाँ पर चल गया। ऐसा ही केस आपके साथ ना बने। कई बार ऐसा हो कि नहीं मानते या वैलिड नहीं कर रहे या कोई और दिक्कत आ गई, तो आप इन केस में सेकंड आईडी वहाँ पर लगा सकते हो और एक बार आपकी एंट्री तो हो जाएगी, आपका जो आगे का प्रोसेस है वो वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बेस्ट ये है कि आप 2 आईडी अपने साथ जरूर कैरी करें। इसके बाद थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो आपका आता है जिसके अंदर आपका एज, ठीक है, एज के बाद आपका नेम और आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन जो है इनको वेरीफाई किया जाएगा। और इनको वेरीफाई करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, 10th या फिर आपका 12th का, 10th या 12th की मार्कशीट। ठीक है भाई, मार्कशीट जो है 10th या 12th की मार्कशीट जो है ये आपकी लगने वाली है एज ए प्रूफ ऑफ नेम, एज एंड क्वालिफिकेशन। यानी आपका नाम, उम्र और आपकी शैक्षणिक जो योग्यता है उनकी जांच के लिए ये 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपका नाम और सारी चीज़ें 10th और 12th से आपकी वेरीफाई की जाएंगी। अब यहाँ पर आपकी ये जो एज, नेम और क्वालिफिकेशन है, अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन तो चलो आप किससे चेक कर लेंगे, लेकिन जो आपका एज हो गया या नेम हो गया, यानी डेट ऑफ बर्थ हो गई और आपका नेम हो गया, अब यहाँ पर ये सेम किसके अंदर होने चाहिए, यानी कि 10th 12th के अंदर मैच कर रहे हैं, आधार कार्ड या आईडी प्रूफ जो भी दे रहे हो इसके साथ मैच कर रहे हैं, और इवन आपका एडमिट कार्ड, यानी ये तीनों आपस में लिंक है। यानी कि लिंक कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 और डॉक्यूमेंट 3, यानी कि 3, 2 और 1 ये आपस में लिंक है। इनके अंदर आपका नाम और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैच होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर आपको विदहेल्ड के अंदर डाल दिया जाएगा। आपको जो है, पहली बात तो आपको अगर मैच नहीं करेंगे तो वहीं पर ही देख लेंगे कि नाम मैच नहीं कर रहा है तो आपको वहीं रोक देंगे, डेट ऑफ बर्थ अगर मैच नहीं कर रही है तो भी रोक देंगे। इनकेस आप अंदर चले भी गए तो जब डिटेल्ड वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट तो ले लेंगे, तो या तो आपको विदहेल्ड में डाल देंगे या फिर आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे, आपका रिजल्ट वहाँ पर अनाउंस या शो नहीं होगा जब फाइनल रिजल्ट आपका
आपका आएगा, ठीक है। सो ये 3 डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका नाम वगैरह सारी चीज़ें आपको अपना ध्यान रखना है कि इनके अंदर आपकी चीज़ें मैच होनी चाहिए। अब इसके बाद फोर्थ आपके पास है डोमिसाइल, ठीक है भैया, डोमिसाइल या फिर आप जिसको बोलते हो मूल निवास, मूल निवास पत्र आपके पास ये होना चाहिए। फोर्थ नंबर का डॉक्यूमेंट आपका, ठीक है, क्योंकि जहाँ से आपने अप्लाई किया है वहीं का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। इवन अगर आपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं तो भी आपकी क्रॉस वेरिफिकेशन के अंदर वहाँ पर आप पकड़े जाओगे, क्योंकि हो सकता है अगर उनको डाउट हो जाता है या उनको लगता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये फर्जी है, तो आपको वहाँ का जो लोकल जो वहाँ की अथॉरिटी है, यानी कि मान लो मैं हरियाणा का हूँ, ठीक है, आपने हरियाणा से अप्लाई कर दिया और आप है पश्चिम बंगाल से और आपने हरियाणा से डॉक्यूमेंट भी बनवा लिए। अब मुझे ये डाउट हो गया कि आप हरियाणा से नहीं हैं और आप कहीं और से हैं, तो आपको क्या काउंसलिंग कैसे की जाएगी? आपको एक हरियाणवी बंदे के साथ या फिर आपको हरियाणा के कल्चर को जानने वाले के साथ, उसके साथ आपको बैठा दिया जाएगा, आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे। अब पश्चिम बंगाल का बंदा कितना भी करो, उसका जो बोलने का तरीका है, उसकी जो नॉलेज है, वो एक हरियाणा के बंदे के जो है उसके जितनी नहीं हो सकती, और उस केस में वहां पर उसको जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इवन वो आगे भी किसी भी एग्जाम में भी नहीं बैठ पाएगा, जेल भी होगी, जुर्माना भी होगा, और लाइफ जो है वो बिल्कुल एक तरह से समझ लो गटर लाइफ बन जाएगी आपकी, अगर आपने इस तरह की हरकत की है। तो ऐसी हरकत आप मत कीजिए, और अगर की भी है तो आप मत जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर, अपना घर बैठिए। और जो अभी आने वाली जो ये अभी भर्ती है, अभी जीडी वाली, इसके अंदर आपको जो आई अभी भर्ती, इसके अंदर आप अपना अप्लाई कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, और इसकी तैयारी अच्छे से अपने ही स्टेट से आप कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये वैकेंसी स्टेट वाइज निकाली इसलिए ताकि सभी स्टेट वालों को इनका फायदा मिल सके। अभी अगर दूसरे स्टेट वाले इसके अंदर घुसेंगे तो ये ऑल इंडिया की वैकेंसी रख देते, किस लिए इनको अलग अलग स्टेट की वैकेंसी रखनी थी? मेन पर्पज यही है, जो जिस स्टेट का है उसको यहाँ पर बेनिफिट मिले, उस स्टेट के लोगों को यहां पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। अगर आप ऐसे एक दूसरे में फंसते रहेंगे तो ये तो एक ही वैकेंसी निकाल देते, ऑल ओवर इंडिया 40,000 वैकेंसी, आप अपने आप लड़े जाओ। सो यहां पर अपने अपने स्टेट में लड़ो, सबको मौका दो अपने अपने स्टेट में नौकरी लेने का, किसी और के अंदर आप ना घुसे स्टेट में। अपना स्टेट में जेन्युइन आपके पास डोमिसाइल है, ठीक है, अदरवाइज अपना घर में बैठ के अगले एग्जाम की तैयारी करो। नेक्स्ट है आपका पास, अगर आपने 5th नंबर पर एज रिलैक्सेशन आपने लिया है या फिर आपने कोई रिजर्वेशन लिया है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन लिया है, सो उसके लिए आपके पास होना चाहिए क्या? उसके लिए आपके पास होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट भाई, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यानी कि ओबीसी हो गया आपके पास, इसके बाद एससी का हो गया, एसटी का हो गया, और ईडब्ल्यूएस का आपके पास हो गया, ठीक है। तो ये चारों कास्ट सर्टिफिकेट्स जो है ये आपके पास होने चाहिए फॉर एज रिलैक्सेशन या कोई भी आपने रिजर्वेशन लिया है उसके लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, ये मेन आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए ना। इसके बाद 6 नंबर पे आपके आता है फॉर पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है भाई, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है, 4 ले लीजिए या फिर आप 5 ले लीजिए, फोटो का तो कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर 7th नंबर का हम बात करते हैं तो आपको सेल्फ अटेस्टेड ऑल डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड आपको करके लेके जाना है। सेकंड, इसी के अंदर ही ये ए है, बी पार्ट क्या है, टू सेट ऑफ फोटोकॉपी या फिर जिसको आप बोलते हो जीरोक्स, ठीक है। जीरोक्स जो है आपकी, जीरोक्स किसकी करनी है, ऑल डॉक्यूमेंट्स की, ऑल डॉक्यूमेंट, यानी कि 2 सेट आपको जो भी है, जो सेल्फ अटेस्टेड आप डॉक्यूमेंट, जो मैंने ऊपर आपको 5 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं और जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताए उन सबको सेल्फ अटेस्ट करना है, उनकी 2-2 फोटोकॉपी का सेट भी बनाना है। इसके बाद आपको अपने पास रख लेना है, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद आपका क्या हो गया भैया, 8th नंबर पे आपका क्या आएगा, अब 8th नंबर वाला और देख लीजिए। 8th नंबर पे क्या होगा आपका, इसके बाद आएगा बायोमेट्रिक। 8th नंबर पर आ गया बायोमेट्रिक। अब बायोमेट्रिक कौन से एंड का किया जाता है, लेफ्ट हैंड का, ठीक है। बायोमेट्रिक कौन से एंड का किया जाएगा, लेफ्ट हैंड का। सो लेफ्ट हैंड को करने के लिए आपको क्या करना है, क्लीन रखना है, अपना लेफ्ट हैंड को क्लीन रखना है। इसके बाद मेनली आपका आता है थंब, लेफ्ट हैंड का मेन आता है, हैंड भी देखा जाएगा आपका, पूरा हाथ आपने कुछ भी कर रखा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अंगूठा है उल्टे हाथ का, उसको खासकर ही आपको क्या करना है, क्लीन रखना है, उल्टे हाथ के थंब को। जो फीमेल हैं
जो फीमेल है भैया, उनके कोई फंक्शन है, शादी ब्याह है, कोई जगराता है, कुछ भी है, तो वहाँ पर जो मेहंदी है अपनी वो ना लगाएं उल्टे हाथ पर, लेफ्ट हैंड के ऊपर मेहंदी ना लगाएं, और मेनली थंब के ऊपर, उल्टा हाथ का जो अंगूठा है इसके ऊपर आप ना लगाएं, अदरवाइज बायोमेट्रिक फेल हो गया तो आपको विदहेल्ड की लिस्ट में डाल दिया जाएगा भाई, ठीक है। और विदहेल्ड की लिस्ट का मतलब जीता जागता नरक है ये, ठीक है, क्योंकि ना सोने देगा आपको ना जगने देगा। तो इसके अंदर बचने के लिए अपने उल्टे हाथ के अंगूठे को साफ सुथरा आपको रखना है। इसके बाद 9th नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट आता है एनसीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई किया है, अगर आपने उसके जो है मार्क्स वगैरह आपने जो लिए हैं, बेनिफिट लिया है, तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट जो है वो भी अपने साथ आपको क्या करना है, लेकर जाना है, ठीक है। सो आपके मोस्टली जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, मेन मैंने आपको बता दिए, यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको लेकर नहीं जाना है, ठीक है। अगर इतने डॉक्यूमेंट आपने रेडी कर लिए हैं तो अब आपको डॉक्यूमेंट्स की तरफ से तो बेफिक्र हो जाना है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी को लेकर, ठीक है ना। प्रेग्नेंट जो है उन लेडीज को लेकर या फिर उन फीमेल्स को लेकर, वीमेंस को लेकर एक बार हम बात कर लेते हैं। जो भी वीमेंस हैं, जो फीमेल्स हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, सो उनके साथ अब 3 स्टेज के अंदर काम यहाँ पर चलेगा। फर्स्ट स्टेज के अंदर तो क्या हो गया, मतलब वो प्रेग्नेंट है तो उनको यहाँ पर टेम्परेरी क्या कर लेंगे, उनको टेम्परेरी डिस्क्वालीफाइड एक तरह से माना जाएगा, आप ये मान लीजिए, ठीक है। डिस्क्वालीफाइड मान लो, उनको टेम्परेरी डिस्क्वालीफाइड या अयोग्य उनको करार दे दिया जाएगा फर्स्ट स्टेज पे। सेकंड स्टेज यहाँ पर क्या होगी आपकी, मान लो कि अभी आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अभी आप जाओ वहाँ पर, आपको अब जहाँ पर आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड आया है वहाँ पर आपको डॉक्टर से, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से फॉर्मेट या लिखवा के, या फिर आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है जो भी आपको ट्रीट कर रहा है उनसे आपको सर्टिफिकेट बनवानी होगी, वो बनाकर दे देंगे। वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर लेकर जानी है और वहाँ पर जमा करवानी है। इसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। अभी सेकेंड स्टेज आपका क्या होगा, सेकेंड स्टेज आपकी होती है भैया आपकी कंप्लीट आपकी हो गई है क्या, प्रेगनेंसी जो है वो कंप्लीट हो गई है, यानी कि आपके 9 महीने कंप्लीट हो गए हैं। या फिर मतलब हम जो है कि आप ये सोचिए कि आपका जो है, मान लो क्या बोलते हैं उसको, भगवान ना करे कि कभी किसी के साथ ऐसा हो, और कोई सपने में भी किसी जो है महिला के साथ ऐसा हम नहीं चाहेंगे कि हो, राजी खुशी, वो कहते हैं ना कि भाई माँ और बच्चा दोनों जो है वो स्वस्थ रहे, माँ बच्चे को जन्म दे, यही हम कामना करेंगे। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से अगर आपका मिसकरेज हो जाता है, मिसकरेज अगर आपका हो जाता है, या फिर गर्भपात जिसको आप बोलते हैं वो हो जाता है, या कोई और ऐसा हो जाता है कि जो बच्चा है जो 9 मंथ कंप्लीट नहीं कर पाता है और उससे पहले ही कोई दिक्कत हो जाती है, ठीक है, उस केस के अंदर, इन दोनों केस के अंदर ही आपको क्या करना होगा, फिर एक डॉक्टर से आफ्टर 42 डेज मतलब 42 दिन के बाद एक सर्टिफिकेट बनवानी होगी, एक सर्टिफिकेट बनवानी होगी जिसको बोलते हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, फिटनेस सर्टिफिकेट। ये फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवानी होगी। ये फिटनेस सर्टिफिकेट आपको वो बता देंगे कि कौन से ऑफिस में आपको देना है, वहाँ उस ऑफिस में आपको डिपॉजिट करवाना है इसको, ठीक है। डिपॉजिट करवाने के बाद आपको यहाँ पर फिजिकल जो है और आपका पीटी पीएसटी जो है, जो भी आपकी मापदंड है, आपकी शारीरिक दक्षता, उन सबको चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल भी किया जाएगा और ये सारी चीज़ें के बाद आपको एक डेट दी जाएगी इस चीज़ के लिए, इन सब के लिए एक डेट दी जाएगी, और उस डेट पर आपका ये सारी चीज़ें जो है वो आपका जो है चेक किया जाएगा, और आप फिट मिलते हैं तो आपको नौकरी दे दी जाएगी, ठीक है। सीट आपकी रिजर्व रखी जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो एक सर्टिफिकेट आपको बनवानी होगी अपने डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवा ली है। उस सर्टिफिकेट को आपका जहाँ फिजिकल आया है वहाँ पर आपको देकर आनी है, ठीक है। वहाँ पर आपको दे दोगे तो वो फिर आपको बता देंगे कि हाँ हमने आपका ले लिया है, टेम्परेरी डिस्क्वालीफाइड या अयोग्य आपको हमने घोषित कर दिया, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है। और इसके बाद आप जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाए उसके 42 दिन के बाद डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट बनवानी है फिटनेस की। उसके बाद हम आपको डेट देंगे, उसके ऊपर आपका फिजिकल मेडिकल जो भी शारीरिक मापदंड वगैरह आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। अब यहाँ से इस चीज़ को आप ऐसे समझिएगा, आपको और क्लियरली करके मैं समझा देता हूँ। मान लो आपका फिजिकल जून के अगस्त के सितंबर के अंदर है आपका, ठीक है ही सितंबर में आपका। अब यहाँ पर मान लो आपका प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ है आपका, ठीक है, फर्स्ट मंथ है, तो मतलब कि आपका यहाँ से प्लस
आपका 9 महीने का टाइम पीरियड तो ये हो गया, मतलब 1 महीना ये हो गया, 8 महीने ये, टोटल 9 महीने, 9 महीना हो गया। इसके बाद प्लस 42 दिन, ठीक है, इसके बाद प्लस 42 दिन, और इसके बाद आपको जो डेट मिलेगी उसके बाद आपको यहां पर जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब आप यहां पर देख लो, 9 3 27, यानी 30 का महीना भी मान पकड़ के चलते हैं, 9 3 27, 270 प्लस 42, दो, मतलब 312 दिन, लगभग आप मानकर चलिए कि आपका 312, 315, 320 के लगभग डेज आप मान सकते हो। 320, 325 दिन के बाद आपका प्रेगनेंसी से आपका जो आपका फिजिकल है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर फर्स्ट मंथ को मैं कंसिडर करके चलता हूँ, आपका फिजिकल स्टार्ट होता है वहाँ से, अगर आपका यहाँ पर मान लो 5th मंथ है, तो वहाँ पर उतना ही टाइम पीरियड आपका कम होता जाएगा, ठीक है। सो ये प्रोसेस है समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है उनको सर कैसे क्या सारा प्रोसेस होगा। होप सो इस चीज़ को मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया होगा, बहुत अच्छे से समझा दिया होगा। लेकिन अगर पूरा ही मैंने खोल के आपको सारी चीज़ें एक एक बता दी है, टाइम पीरियड तक गिन के बता दिया, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कोई भी अपने मन में मत रखिएगा उस डाउट को, कमेंट बॉक्स में एक बार आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको जो है उसके ऊपर ज़रूर हेल्प करूँगा और ज़रूर उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको मैं दूंगा यहाँ पर, ठीक है। सो फिलहाल के लिए तो वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।